ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ लीवर इज़ द पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन ये एक वैस्कुलर डिजीज़ है और इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो पोर्टल वेन और इसका ब्रांचेस जो है उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और यही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट तुम्हारा व्हाट इज पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, सो पोर्टल हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द पोर्टल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ 12 mmHg or greater and is often associated with varices and ascites। तो पोर्टल हाइपरटेंशन हम क्या बोल सकते हैं, जब पोर्टल प्रेशर ग्रेडियंट 12 mmHg या फिर उससे ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। और ये जो पोर्टल प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, इट इज़ द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द पोर्टल वेन एंड द हेपेटिक वेन। ओके, नेक्स्ट इज द कॉजेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन का मेनली 3 कॉजेस होता है, दैट इज प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक। सो प्री हेपेटिक में क्या आता है, कंजेनिटल एट्रेशिया और स्टेनोसिस। ओके, तो एट्रेशिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ ओपनिंग, स्टेनोसिस का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट इज थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल वेन, थ्रोम्बोसिस ऑफ स्प्लीनिक वेन, compression by the presence of tumor, arteriovenous fistula means the abnormal connection between the artery and the venous system, and the last is the massive splenomegaly, that is the enlargement of the spleen। hepatic causes में क्या है, hepatic cirrhosis, acute alcoholic liver disease, congenital hepatic fibrosis, इडियोपैथिक पोर्टल हाइपरटेंशन। मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन जिसका अननोन कॉज है। ओके, मतलब उसका कॉज अननोन है, उसको हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं। एंड स्कीस्टोसोमियासिस इज अ काइंड ऑफ पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन ऑफ द जीआई ट्रैक, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, विटामिन ए टॉक्सिसिटी एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। नेक्स्ट तुम्हारा पोस्ट हेपेटिक में क्या आता है, Chiari syndrome, constrictive pericarditis is the inflammation of the covering of the heart. Okay, and right heart failure, veno-occlusive disease, and last one is the sclerosing hyaline necrosis means the is a kind of liver damage जिसमें तुम्हारा liver cells necrotize हो जाता है, finally वहाँ पे scar tissue formation होता है and eventually it leads to liver cirrhosis। Okay, so these all are the causes। ओके, नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में मेनली क्या होता है, जो पोर्टल सिस्टम है वहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मीन्स द प्रेशर या फिर ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू एनी कॉजेस तुम्हारा वहाँ पे वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लीवर डैमेज। तो लीवर डैमेज होने की वजह से जो स्टिलेट सेल है, मायोफाइब्रोब्लास्ट है, ये एक्टिवेट हो जाता है एंड इट लीड्स टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इन द पोर्टल वेन फ्रॉम द स्प्लैनिक आर्टेरियोलर वैसोडाइलेशन। तो स्प्लैनिक आर्टरी का वैसोडाइलेशन होने की वजह से पोर्टल वेन में फर्दर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो इट इवेंचुअली लीड्स टू पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन होने की वजह से वेनस कोलैटरल फॉर्म होता है, जैसे तुम्हारा पोर्टल सिस्टम डायरेक्टली तुम्हारा कनेक्ट होता है विद द सिस्टमिक वेनस सिस्टम। ओके, एबनॉर्मली कनेक्ट होता है, तो ये वेरियस साइट में होता है, जैसे तुम्हारा गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेरिसेस फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट तुम्हारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है, मेनली अम्बिलिकस में। तो अम्बिलिकस के चारों ओर हमें क्या देखने को मिलता है, कैपुट मेडुसा मीन्स द वेन्स, स्ट्रैंगुलेटेड वेन्स वगैरह हमें देखने को मिलता है एब्डोमेन में। नेक्स्ट इज द एनोरेक्टल जंक्शन में और इसकी वजह से कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है। एंड लास्ट वन इज द वेन्स फ्रॉम द रेट्रोपेरिटोनियल विसेरा, मतलब पेरिटोनियम के पीछे जो सब विसेरा या फिर ऑर्गेन्स वगैरह आता है, तो वो उसका वेन भी एबनॉर्मली सिस्टमिक वेन्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो दिस इज द ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन।
ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेनली क्या क्या होता है? एब्डोमिनल पेन, जीआई ब्लीडिंग, वेरिकोस वेन ऑफ द इसोफेगस जिसको वेरिसेस बोलता है, ब्लैक टारी स्टूल और ब्लड इन द स्टूल। क्यों होता है? क्योंकि एनोरेक्टल जंक्शन में कभी कभी ब्लीडिंग होता है। ओके, एंड ब्लड इन वॉमिटिंग दैट इज हेमाटेमेसिस, ये होता है ड्यू टू जीआई ब्लीडिंग। एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन, एसाइटिस, परसेंटेज ऑफ प्लेटलेट इज रिड्यूस्ड, जॉन्डिस होता है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी इज द प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज caused due to the liver inability to remove the toxins from the blood. Next is spider angiomata. Okay, spider angiomata means तुम्हारा जो बॉडी का बहुत सारा, जैसे तुम्हारा चेस्ट, एब्डोमेन, बैक में तुम्हारा एक स्पाइडर जैसा एक तुम्हारा अपीयरेंस होता है, मतलब रेड कलर का एक स्पाइडर जैसा पैचेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमाटा। नेक्स्ट इज द कैपुट मेडुसा। गायनेकोमेस्टिया मीन्स द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इन द मेन और मेल। प्रूराइटिस दैट इज वाइड स्प्रेड ईचिंग होता है ओवरऑल बॉडी में। फैटिक एंड वीकनेस, इंक्रीज्ड इरेटिबिलिटी, मतलब तुम्हारा मेंटल चेंजेस भी ऑब्वियस है। ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न एंड वेट लॉस ड्यू टू malnutrition. So these all are the clinical manifestation. Okay, नेक्स्ट तुम्हारा मेकानिज्म ऑफ डिस्टर्ब लिवर फंक्शन रिलेटेड टू पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन से लिवर डिसफंक्शन कैसे होता है? ओके, सो पोर्टल हाइपरटेंशन मेनली इट लीड्स टू थ्री थिंग्स, दैट इज इंक्रीज प्रेशर इन द पेरिटोनियल कैपिलरी, इसकी वजह से तुम्हारा एसाइटिस होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। नेक्स्ट तुम्हारा पोर्टल सिस्टमिक शंटिंग ऑफ ब्लड। तो पोर्टल वेनस सिस्टम डायरेक्टली तुम्हारा कनेक्ट होता है विद द सिस्टमिक वेनस सिस्टम। ओके, जो एबनॉर्मल है, तो इसकी वजह से दो चीज़ हो सकता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द कोलैटरल चैनल। ओके, तो इससे तुम्हारा कैपुट मेडुसा, हेमोरॉइड्स, इसोफेगल वेरिसेस ये सब फॉर्म होता है। और नेक्स्ट तुम्हारा शंटिंग ऑफ एमोनिया एंड टॉक्सिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द जेनरल सर्कुलेशन। तो जीआई ट्रैक्ट से तुम्हारा जो एमोनिया है वो तुम्हारा डायरेक्टली जेनरल सर्कुलेशन या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। नेक्स्ट तुम्हारा स्प्लिनोमेगेली, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लिन, इससे तीन चीज़ हो सकता है, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स द reduction in the platelet level, and leukopenia, reduction in the WBC level. So this is the main mechanism. Okay, नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक में हमें पता है पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद बहुत सारा लैब टेस्ट, जैसे तुम्हारा लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिनालाइसिस, ग्लूकोज, फुल्ली ब्लड काउंट दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, क्लॉटिंग स्क्रीन मतलब क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ये सब देखते हैं, एक्सरे टेस्ट एंड इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन ये सब करते। अलोंग विद दैट इमेजिंग स्टडीज़ भी किया जाता है, दैट इज सीटी स्कैन, एमआरआई, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसमें भी तुम्हारा पोर्टल हाइपरटेंशन का साइन एंड सिम्टम्स को मेनली डिटेक्ट करने के लिए ये सब इमेजिंग टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मेनली फोकस किस में होता है? प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्लीडिंग, वेरिसेस, ये सब होता है। तो इसमें हम लोगों का क्या क्या आता है? डाइट, मेडिकेशन, एंडोस्कोपिक थेरेपी, सर्जरी एंड रेडियोलॉजी प्रोसीड्योर। तो नंबर 1 इज द एंडोस्कोपिक थेरेपी। एंडोस्कोपिक थेरेपी में क्या करते हैं? इसमें मेनली जो ब्लीडिंग वेरिसेस है उसको मेनली हम लोग बंद करते हैं, आइदर बाय 2 मेथड, दैट इज बैंडिंग एंड द स्क्लेरोथेरेपी। तो बैंडिंग में नॉर्मली क्या करता है, इसमें तुम्हारा जो ब्लीडिंग वेरिसेस है उसको हम लोग रबर बैंड से टाई अप कर देते हैं, तो फर्दर ब्लीडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट तुम्हारा स्क्लेरोथेरेपी में क्या किया जाता है? एक सॉल्यूशन दैट इज स्क्लेरोसेंट सॉल्यूशन, लाइक
इथानॉल एमाइन ओलेट और सोडियम टेट्राडेक्राइल सल्फेट, ये सब एक सॉल्यूशन है जो तुम्हारा मेनली क्लॉटिंग या फिर क्लॉट कर देता है। ओके, तो क्लॉट फॉर्मेशन या फिर स्कार फॉर्मेशन होने की वजह से वो जो वेरिसेस से ब्लीडिंग हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट इज द मेडिकेशन। मेडिकेशन में मेनली बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे तुम्हारा प्रोपेनोलॉल, नैडोलॉल, ये सब यूज़ होता है अलोंग विद द एंडोस्कोपिक थेरेपी। ओके, एंड लाइफस्टाइल चेंजेस में मेनली हम लोग बोलेंगे पेशेंट को जितना हो सके अवॉइड यूजिंग ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल और स्ट्रीट ड्रग। ओके, एंड डू नॉट टेक एनी ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब कोई भी OTC ड्रग वगैरह अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। एंड ऑल्सो फॉलो द डाइटरी गाइडलाइन। तो डाइट में मेनली क्या होगा, लो सोडियम डाइट। ओके, एंड ऑल्सो द प्रोटीन इंटेक मस्ट बी रिड्यूस्ड। ये हम लोग मेनली पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन। ओके, तो अदर ट्रीटमेंट में अगर तुम्हारा ड्रग भी काम नहीं किया, एंडोस्कोपिक थेरेपी में भी, डाइटरी चेंजेस में भी अगर ये अनसक्सेसफुल रहा, तो हम लोग तब क्या करेंगे, ये सब ट्रीटमेंट करेंगे जैसे ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, दैट इज टिप्स। ओके, तो ये प्रोसीड्यूर में क्या किया जाता है, इसमें मेनली जो लीवर का मिडल है, लीवर का मिडल में एक तुम्हारा स्टेंट या फिर एक ट्यूबुलर डिवाइस को हम लोग प्लेस करते हैं, और ये डिवाइस की मदद से हम लोग हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देते। सो इसकी वजह से जो प्रेशर है, जैसे तुम्हारा शंटिंग होने की वजह से जो प्रेशर हुआ था, ओके, एबनॉर्मल प्रेशर, एबनॉर्मल वेन्स में जो प्रेशर बढ़ गया था वो प्रेशर भी रिड्यूस होता है और लीवर का ब्लड फ्लो भी मेंटेन होता है। ओके, सो दिस इज टिप्स। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टल स्प्लिनोरेनल शंट, दैट इज DSRS। तो DSRS प्रोसीजर में क्या करते हैं, जो तुम्हारा स्प्लिनिक वेन है उसको हम लोग पोर्टल वेन से डिटैच करके डायरेक्टली कहाँ पे अटैच करते थे, लेफ्ट रेनल वेन। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ शंटिंग प्रोसीड्यूर। ओके, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल स्प्लिनोरेनल शंट। और इसकी वजह से भी सेम तुम्हारा जो वेरिसेस में प्रेशर था वो रिड्यूस हो जाता है, और इवन तुम्हारा जो ब्लीडिंग था वो भी कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा डीवैस्कुलराइजेशन। तो डीवैस्कुलराइजेशन में हम लोग जो वेरिसेस है या फिर जो ब्लीडिंग वेन है उसको ही हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पैरासिंथेसिस। तो पैरासिंथेसिस में जो एसाइटिस हुआ है या फिर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुआ है इन द एब्डोमेन, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्यूब या फिर ट्यूब की मदद से उसको हम लोग रिमूव कर देते, दैट इज पैरासिंथेसिस। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन इज द लीवर ट्रांसप्लांट। जब लीवर तुम्हारा इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है तो तब हमें क्या करना है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज द ऑप्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज द हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। सो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी मैंने आगे भी बोला था, इट इज़ द प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज caused due to the inability of liver to remove the toxins from the blood. तो hepatic means of the liver and encephalopathy means disorder of the brain. तो as a whole हम लोग बोल सकते हैं hepatic encephalopathy is defined as the disturbance in the central nervous system function because of hepatic insufficiency. नेक्स्ट इज द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो कॉजेस या फिर एग्जैक्ट कॉज इज मेनली अननोन या फिर इडियोपैथिक होता है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ओके, बट देर आर सम डिजीज कंडीशन या फिर डिसऑर्डर जो तुम्हारा लीवर को डैमेज कर देता है या फिर लीवर डिसफंक्शन कर देता है। सो दिस डिसऑर्डर में भी सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर और पोर्टल हाइपरटेंशन। तो इसकी वजह से भी तुम्हारा इन टर्न्स या फिर इन फ्यूचर में जाके तुम्हारा हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो सकता है।
ओके, ऑल्सो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में बी एग्रीवेटेड बाय सेप्सिस, तो सेप्सिस की वजह से भी हो सकता है। एंड ऑल्सो देर आर अदर फैक्टर्स जो तुम्हारा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कॉज कर सकता है, लाइक तुम्हारा एल्कालोसिस, पोटाशियम डिफिशियंसी इंड्यूस्ड बाय डायरेटिक, नार्कोटिक्स, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव मीन्स मेनली द एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, ऑल्सो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में बी ट्रिगर्ड बाय क्या क्या कंडीशन या क्या क्या फैक्टर ट्रिगर करता है, डिहाइड्रेशन, ईटिंग टू मच प्रोटीन, electrolyte abnormalities, bleeding from the intestine, stomach or esophagus, infection, kidney problems, low oxygen level in the body, and use of medication that suppress the central nervous system, जो हम लोग ने आगे बोला, दैट इज नार्कोटिक, हिप्नोटिक, सेडेटिव, मेनली द एंटीसाइकोटिक ड्रग। ओके Okay, next is the pathophysiology of hepatic encephalopathy. So due to the etiological factor, इसकी वजह से क्या होता है, लीवर सेल्स तुम्हारा डैमेज हो जाता है एंड दे फेल्स टू डिटॉक्सिफाई एंड कन्वर्ट द एमोनिया टू यूरिया। तो मेनली जो ब्लड को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता है, फेलियर हो जाता है, और एमोनिया को भी यूरिया में जो तुम्हारा यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, वो भी तुम्हारा यूरिया में भी कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो फाइनली तुम्हारा क्या होता है, एमोनिया एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी एंड एमोनिया तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है एंड इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के बाद एमोनिया इज डिलीवर्ड इन द ब्रेन। तो ब्रेन में डिलीवर होने की वजह से ब्रेन डैमेज करता है एंड ऑल्सो ब्रेन का डिसफंक्शन कर देता है एंड इट फाइनली लीड्स टू हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। So this is the main pathophysiology of hepatic encephalopathy. ओके, तो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का मेनली 5 स्टेज होता है। ओके, दैट इज स्टेज 0 टू स्टेज 4। तो स्टेज 0 में मेनली क्या होता है, देयर इज नो चेंजेस इन पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इवन तुम्हारा जो ट्रीमर होता है वो भी एब्सेंट होता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 0। नेक्स्ट तुम्हारा स्टेज 1। तो स्टेज 1 में इसमें क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, एंड ऑल्सो अटेंशन स्पैन भी पेशेंट का घट जाता है, शॉर्टेंड हो जाता है, एंड इम्पेयर्ड एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब इवन तुम्हारा सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी पेशेंट सॉल्व नहीं कर पाता है। एंड देयर विल बी हाइपरसोमनिया, इंसोमनिया और इन्वर्शन ऑफ स्लीप पैटर्न एंड यूफोरिया और डिप्रेशन। तो यूफोरिया क्या है, इट इज़ द एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ज़्यादा हैप्पी या ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, या फिर डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट। एंड ऑल्सो एस्टेरिक्सिस कैन बी डिटेक्टेड, दैट इज ट्रीमर, हैंड ट्रीमर भी तुम्हारा हम लोग देख सकते हैं पेशेंट में। ओके, नेक्स्ट इज स्टेज 2। तो स्टेज 2 में क्या क्या होता है, लेथर्जी और एपैथी, मतलब पेशेंट तुम्हारा विदाउट नो एक्सप्रेशन, मतलब कोई उसमें कोई एक्सप्रेशन या फिर कोई मतलब फीलिंग्स वगैरह शो नहीं करता है, दैट इज एपैथेटिक हो जाता है पेशेंट। ओके, एंड डिसओरिएंटेशन मीन्स पेशेंट इवन तुम्हारा टाइम, प्लेस, पर्सन को भी वो नहीं बोल पाता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है। इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्लर्ड स्पीच एंड ओवियस एस्टेरिक्सिस। स्टेज 3। तो स्टेज 3 में क्या होता है, देयर विल बी ग्रॉस डिसओरिएंटेशन, मतलब पूरा ही पेशेंट पूरा ही डिसओरिएंटेड हो जाता है। उसके साथ तुम्हारा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, दैट इज बिजारे बिहेवियर शो करता है। ऑल्सो पेशेंट में बी सेमी स्टूपर और स्टूपर। तो स्टूपर मतलब पेशेंट बहुत टाइम तक एक ही पोस्चर में रह सकता है, दैट इज स्टूपर। ओके, इवन नॉट रिएक्टिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब उसके आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके बारे में वो एकदम ही अनअवेयर रहता है, मतलब पूरा एक पोस्चर में बहुत टाइम तक वो रह सकता है, दैट इज स्टूपर। एंड नेक्स्ट इज एस्टेरिक्सिस जनरली एब्सेंट। तो एस्टेरिक्सिस या फिर ट्रीमर इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज द स्टेज 4। तो इसमें फुल्ली पेशेंट कोमाटोस हो जाता है या फिर कोमा में चला जाता है, और इसमें आइदर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्ड करता है या फिर नहीं भी कर सकता है। सो दिस इज द 5 स्टेज ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी।
नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली क्या क्या है, मेनली आइदर तुम्हारा सिम्टम्स कभी कभी स्लोली ग्रेजुअली तुम्हारा वर्स होते जाता है, या फिर सडनली सिम्टम्स शो करता है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। तो इसमें क्या क्या आएगा, एस्टेरिक्सिस, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया मीन्स द लॉस ऑफ लैक ऑफ स्लीप, पर्सनैलिटी और मूड चेंजेस, drowsiness or confusion, foul smelling breath, impaired writing, deep somnolence मतलब डे टाइम स्लीप, मतलब बहुत ज़्यादा दिन में बहुत ज़्यादा नींद आता है, दैट इज सोमनोलेंस। ओके, एंड स्लोट और sluggish movement, poor concentration, disorientation, inappropriate behavior, poor judgment, slurred or incoherent speech, and decreased attention span, and finally comatose. Okay, so these are the all are the clinical manifestation. Next is the diagnostic evaluation. तो diagnostic evaluation में mainly क्या क्या करते हैं, एल्बुमिन का लेवल ब्लड में लो हो जाता है, बिलीरुबिन हाई, एंड इवन एमोनिया का लेवल भी हाई हो जाता है, एंड ऑल्सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड, ओके, एंड इज नॉट करेक्टेबल बाय विटामिन के, एंड सीटी स्कैन ऑफ हेड नॉर्मल रहता है, बट इट विल शो जनरल एट्रोपी, मतलब ब्रेन टिश्यू का लॉस देखने को मिलता है, एंड ईईजी शोज कैरेक्टरिस्टिक एबनॉर्मेलिटी। तो मेनली ईईजी में ही हमें एबनॉर्मेलिटी मिलता है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में मेनली क्या होता है, मैनेजमेंट में मेनली न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आता है, ओके, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर एमोनिया को बॉडी से रिमूव करना, ये भी एक गोल होता है। ऑल्सो एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग दैट इफेक्ट द न्यूरो ट्रांसमिशन, एंड मैनिपुलेटिंग द स्प्लैनिक सर्कुलेशन, मतलब जो मेसेंटेरिक सर्कुलेशन है उसको भी मैनिपुलेट करने के लिए ड्रग दिया जाता है। ओके, तो मेनली हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मे बिकम अ मेडिकल इमरजेंसी। तो अगर इमरजेंसी हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन इज द मस्ट, एंड फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, टू आइडेंटिफाई द कॉज और द फैक्टर दैट हैड लीड टू हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, एंड फर्दर हमें लाइफ सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ब्रीदिंग चेक करना है, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना है, एंड ऑल्सो लैक्टुलोज में भी गिवन। तो लैक्टुलोज देने की वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो मेनली तुम्हारा जो एमोनिया है उसको मेनली तुम्हारा एक्सक्रीट आउट कर देता है, या फिर टॉक्सिन्स को ब्लड से रिमूव कर देता है लैक्टुलोज, ओके, एंड इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ एनिमा और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की मदद से हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा एमोनिया का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, एल ऑर्निथिन, एल एस्पर्टेट, ये दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एमोनिया है वो तुम्हारे स्केलेटल मसल में चला जाता है और कुछ तुम्हारा यूरिया में कन्वर्ट होके फाइनली एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में मेनली नियोमाइसिन, रिफैक्सामिन, ये सब दिया जाता है, ओके, टू कंट्रोल द बैक्टीरिया ग्रोथ इन द कोलन। नेक्स्ट तुम्हारा सेडेटिव, ट्रैंकुलाइजर्स, ये सब मेडिकेशन या फिर जो CNS डिप्रेसेंट मेडिकेशन वगैरह है उसको अवॉइड करना ही अच्छा है। एंड ऑल्सो तुम्हारा पेशेंट को प्रोटीन रिड्यूस करना है, प्रोटीन इनटेक को रिड्यूस करना है, दैट मीन्स प्रोटीन को कितना लेना है, 1 to 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg पर डे। इससे ज़्यादा प्रोटीन हम लोग पेशेंट को नहीं दे सकते। एंड ऑल्सो तुम्हारा जो ब्लीडिंग हो रहा है, GI ब्लीडिंग को कम करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम साइट्रेट बाय माउथ या फिर विद द हेल्प ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम लोग एवरी 3 to 4 आवर्स दे सकते हैं, ओके। तो मैग्नीशियम साइट्रेट क्या है, इट इज़ अ कोआगुलेंट, ओके। तो मेनली ये कोआगुलेशन कर देता है, तो वहाँ मतलब GI ब्लीडिंग को ये रोक देता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज द लीवर ट्रांसप्लांटेशन, अगर इरिवर्सिबल लीवर डैमेज हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट द नर्सिंग मैनेजमेंट। यू ऑल गो थ्रू दिस, ओके, इट इज़ वेरी सिंपल।
नेक्स्ट इज द लीवर एब्सेस। तो लीवर एब्सेस क्या है? इट इज़ द लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ पस फिल्ड कैविटी विद इन द लीवर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लीवर के अंदर में ही एक तुम्हारा पस फिल्ड कैविटी फॉर्म हुआ है और इसको ही हम लोग बोलते हैं एब्सेस। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा एब्सेस इज द कलेक्शन ऑफ पस दैट कलेक्ट्स इन अ कैविटी formed by the tissue, mainly caused by bacteria or parasite or by use of needles and splinter। तो एब्सेस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ लीवर एब्सेस। तो लीवर एब्सेस मेनली 3 टाइप्स होता है, दैट इज पायोजेनिक, एमेबिक एंड फंगल। तो पायोजेनिक मेनली द मोस्ट कॉमन टाइप होता है तुम्हारा पायोजेनिक और ये इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। और जो एमेबिक होता है ये तुम्हारा इट इज़ कॉज्ड बाय एमीबा एंड फंगल इट इज़ कॉज्ड बाय फंगस। नेक्स्ट इज द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो कॉजेस या फिर पोटेंशियल कॉजेस क्या हो सकता है लीवर एब्सेस के लिए? नंबर 1 इज द एब्डोमिनल इन्फेक्शन, लाइक तुम्हारा अपेंडिसाइटिस, डाइवर्कुलाइटिस, परफोरेटेड बाउल, ये सब कॉजेस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन इन द ब्लड, इन्फेक्शन ऑफ द बाइल डक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेंजाइटिस, रिसेंट एंडोस्कोपी ऑफ द बाइल डक्ट, ट्रॉमा दैट डैमेजेस द लीवर, एमेबिक डिसेंट्री, इम्यूनोडिफिशियंसी, मेटास्टेटिक लीवर कैंसर मतलब स्प्रेडिंग लीवर कैंसर। एंड द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो तुम्हारा लीवर एब्सेस कॉज करता है दिस आर एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका, बैक्टीरियोइड्स, एंटेरोकोकस, ई कोलाई, क्लिप्सेला, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ओके ओके, नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में मेनली क्या होता है? ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर इन्फेक्शन डेवलप्स अलोंग द बिलियरी एंड द जीआई ट्रैक्ट। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स है वो तुम्हारा लीवर में रीच होता है थ्रू द बिलियरी सिस्टम या फिर पोर्टल वेनस सिस्टम और हेपेटिक आर्टरी और लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से लीवर में चला जाता है। तो लीवर में जाने के बाद ये बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन्स, एंड इट अफेक्ट्स द नेबरिंग लीवर सेल। तो लीवर सेल जो आसपास का लीवर सेल है उसको डैमेज कर देता है, नेक्रोटाइज कर देता है। ओके, एंड फाइनली तुम्हारा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे तुम्हारा जो ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स वगैरह वहाँ पे वो जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे जाता है, माइग्रेट होता है एंड इट फर्दर लीड्स टू द एब्सिस। ओके, एब्सिस फॉर्मेशन और कैविटी मतलब एक कैविटी होता है उसमें तुम्हारा जो डेथ लिविंग ल्यूकोसाइट वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, लीवर सेल वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है डेथ लीवर सेल एंड ऑल्सो द बैक्टीरिया गेट्स कोलोनाइज्ड विद इन दैट कैविटी और फाइनली it leads to liver abscess. Okay, so this is the whole pathophysiology of liver abscess. Okay, next is the clinical manifestation. तो clinical manifestation mainly तुम्हारा मेनली क्या क्या होता है? राइट अपर एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, राइट चेस्ट पेन, जॉन्डिस, फीवर एंड वीकनेस, डार्क यूरिन एंड क्ले कलर्ड स्टूल। क्ले कलर्ड स्टूल क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा जो बिलीरुबिन है या फिर बाइल है जो जीआई ट्रैक्ट में जाता है और एक स्टूल को कलर देता है येलोइश कलर, पर अगर उसका जो बाइल डक्ट है अगर ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया तो बाइल फ्लो तो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया तो इसकी वजह से स्टूल तुम्हारा क्ले कलर्ड हो जाता है, चॉक कलर्ड हो जाता है। जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड जनरल डिस्कम्फर्ट। ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या क्या करते हैं? एब्डोमिनल सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बिलीरुबिन टेस्ट, ब्लड कल्चर फॉर बैक्टीरिया और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, CBC, लिवर बायोप्सी, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड WBC काउंट, ये सब तुम्हारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मेनली डिपेंड होता है ऑन द कॉज ऑफ एब्सिस। तो एब्सिस का कॉज मेनली क्या है? आइदर बैक्टीरिया है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर पैरासाइट है, एमीबिक है, फंगल है या फिर दूसरा कोई कॉजेस है।
ओके तो उसके ऊपर मेनली ट्रीटमेंट डिपेंड होता है. सो सम ऑफ द ट्रीटमेंट आर केमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स और नीडल एस्पिरेशन. ओके तो मेनली तुम्हारा एंटीबायोटिक्स में क्या क्या दिया जाता है, अगर ऑर्गेनिज्म ई कोलाई है तब तुम्हारा हम लोग यूज़ करते हैं एम्फिसिलिन, दैट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. ओके और अगर तुम्हारा ऑर्गेनिज्म क्या है एंट एमेबा हिस्टोलाइटिका, तब हम लोग देते हैं एमेटिन, क्लोरोक्विनिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट और मेट्रोनिडाजोल. बट आइडली हम लोग एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में हम लोग देते हैं 750 mg ऑफ मेट्रोनिडाजोल 3 टाइम्स अ डे करके 10 डेज के लिए देते हैं. यही तुम्हारा आइडियल ट्रीटमेंट है फॉर लीवर एब्सिस. ओके तो अदर तुम्हारा एंटीबायोटिक्स पे भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लाइक एमाइनोग्लाइकोसाइड्स जैसे एमिकासिन, जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन और कंबाइंड ड्रग भी देख सकते हैं, दैट इज पेपरासिलिन, टेजोबैक्टम. ये सब हम लोग कंबाइंडली मेट्रोनिडाजोल के साथ दे सकते हैं. नेक्स्ट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट. तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में मेनली हम लोग नीडल या फिर एक तुम्हारा ट्यूब को इंसर्ट करके एब्डोमेन के थ्रू इंसर्ट करके वो एब्सेस है या फिर जो पॉस है उसको हम लोग ड्रेन आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी. ओके एंड दिस प्रोसीड्योर इज नोन एज लेप्रोस्कोपिक और परक्यूटेनियस ड्रेनेज एंड एस्पिरेशन. तो ये भी कभी कभी हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं अलोंग विद द एंटीबायोटिक थेरेपी. एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट द नर्सिंग मैनेजमेंट. और नर्सिंग मैनेजमेंट में लाइक रिड्यूसिंग फीवर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमिनल पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उन लोगों को हेल्थ एजुकेशन क्या देंगे, इसके बारे में मेनली नर्सिंग मैनेजमेंट में है. यू ऑल गो थ्रू दिस. ओके नेक्स्ट इज द लीवर सिस्ट. तो लीवर सिस्ट और हेपेटिक सिस्ट क्या है, ये तुम्हारा राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच इज फाउंड स्कैटर्ड इन द टिश्यू ऑफ द लीवर. तो इसका साइज मेनली वेरी करता है 2 mm टू मोर देन 20 सेंटीमीटर एंड मेनली मोस्ट पीपल हैव सिस्ट ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर ही मोस्ट कॉमनली होता है. ओके तो ये सिस्ट आइदर एम्प्टी भी हो सकता है या फिर इसमें तुम्हारा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस या फिर पॉस वगैरह भी कलेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर. तो मेनली लीवर सिस्ट का कॉज क्या है, अननोन है, इडियोपैथिक है. फिर भी सर्टन तुम्हारा कॉजेस या फिर कॉम्प्लिकेशन जैसे तुम्हारा पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज, लीवर कैंसर, कैरोलिस डिजीज, कॉन्जेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, इकाइनोकोकस इन्फेक्शन, ये सब वगैरह कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी तुम्हारा लीवर सिस्ट हो सकता है. ओके नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नॉर्मली लीवर सिस्ट एसिम्टोमेटिक रहता है फिर भी 5% पीपल में सिम्टम्स शो करता है. और जब तुम्हारा सिस्ट तुम्हारा 7 सेंटीमीटर से बिगर हो गया, लार्ज हो गया, तो तब सिम्टम्स मेनली क्या क्या देखते हैं, अपर एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, shoulder pain, liver enlargement that is hepatomegaly, blockage of the bile duct and infection of the bile duct that is cholangitis. तो ये सब symptoms वगैरह हम लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. तो नॉर्मली लीवर सिस्ट का मेनली डायग्नोसिस ये ऑफन अनडायग्नोनाइज्ड रहता है. फिर भी दूसरा कंडीशन को जब हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए इमेजिंग टेस्ट वगैरह करते हैं तब हम लोग क्या भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लीवर सिस्ट भी कभी कभी डिटेक्टेड हो सकता है. ओके नेक्स्ट तुम्हारा मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में मेनली अगर लीवर सिस्ट कोई सिम्टम्स नहीं शो कर रहा है, लीवर फंक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो तब ट्रीटमेंट नॉर्मली कुछ भी नहीं लगता है. पर अगर तुम्हारा सिस्ट तुम्हारा लीवर फंक्शन को डिसफंक्शन कर रहा है या फिर कोई सिम्टम्स शो कर रहा है, तभी हमें ट्रीटमेंट करना है. तो ट्रीटमेंट में मेनली क्या क्या होता है, एस्पिरेशन एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ द सिस्ट. तो रिकरेंट डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट रिकरेंट ना हो, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करता है, जो लार्ज पार्ट ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू इज रिमूव्ड लैप्रोस्कोपिकली, उसको रिमूव कर देते हैं. और कभी कभी तुम्हारा
अगर तुम्हारा ये सीस्ट जाके तुम्हारा बैल डक्ट या फिर बैल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तभी भी हम लोग सीस्ट को सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। और अगर सीस्ट तुम्हारा इन्फेक्टेड हो गया, तब हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब करना है अलोंग विद द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द सीस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ लिवर cyst.